लास्ट लेक्चर में हम कवकों में लैंगिक फलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहला जो लैंगिक फलन है वो किया था, जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प एस्कोमाइसीटीज के मेंबर्स में या उसके सदस्यों में होती है, और वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब हम दूसरा जो फलन काय है वो हम करेंगे बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियोकार्प जो है ये हमें बेसिडियोमाइसीटीज जो वर्ग है इसके सदस्यों में देखने को मिलता है। अब ये एक फलन काय होता है। फलन काय का मतलब ये है कि इनमें फल के समान संरचनाएं बनती हैं। बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग में फल के समान संरचनाएं बनती हैं, जिसको हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। अब इस बेसिडियोकार्प को तृतीयक कवक जाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से बेसिडियोमाइसीटीज जो वर्ग है उसमें 3 प्रकार के कवक जाल होते हैं: प्राथमिक कवक जाल, द्वितीयक कवक जाल और तृतीयक कवक जाल। अब इनमें अंतर आपको पता होना चाहिए। जो प्राथमिक कवक जाल है ये एक केंद्रकीय होता है। इसका मतलब इसमें जो कवक तंतु होंगे उसकी हर एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाएगा। दूसरा, द्वितीय कवक जाल की अगर अपने बात करें तो इसमें जो कोशिकाएं हैं वो द्विकेंद्रकीय होती हैं। द्विकेंद्रकीय का मतलब हर एक कोशिका में 2 केंद्रक जो हैं वो उपस्थित होते हैं। फिर दूसरा अंतर आता है कि जो प्राथमिक कवक जाल है ये लघु जीवी होता है, यानी कि बहुत कम समय तक जीवित रहता है और शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जबकि द्वितीय कवक जाल जो है ये दीर्घ जीवी होता है। इसका मतलब ये लंबे समय तक जीवित रहता है। इसके बाद तृतीय कवक जाल की बात करें तो इसको हम बेसिडियोकार्प के नाम से जानते हैं। तो अब बेसिडियोकार्प जो है इसकी संरचना की अगर अपने बात करें तो इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग है वो पाइलियस कहलाता है, और नीचे वाला जो भाग है जो एक वृंतनुमा संरचना है जिसको हम स्टाइप के नाम से जानते हैं। अब इस पाइलियस के अंदर गिल्स होते हैं। जिस तरह से मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं जो कि श्वसन में सहायता करते हैं, उसी तरह से पाइलियस में भी गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन ये श्वसन का काम नहीं करते हैं, केवल इनकी जो संरचना है वो मछलियों के गिल्स के साथ मिलती है, इसलिए यहाँ पे इनको गिल्स कहते हैं। अब अगर अपने पाइलियस का अनुप्रस्थ काट दें तो हमें क्या संरचना दिखाई देती है। तो पाइलियस के अनुप्रस्थ काट में आपको 3 परतें दिखाई देंगी। सबसे नीचे वाली परत ट्रामा कहलाती है, उसके बाद फिर सब हाइमेनियम, और सबसे ऊपरी परत हाइमेनियम कहलाती है। इनमें से ट्रामा और सब हाइमेनियम जो है ये बंध्य परतें हैं, और हाइमेनियम जो है ये उर्वर परत है। सबसे पहले ट्रामा की बात करें तो इसमें कवक तंतु जो है वो सघनता से व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब बीच में कोई भी जो स्थान है, अंतराल है, वो नहीं होता। ये एक बंध्य परत है। उसके बाद सब हाइमेनियम की बात करें तो इसमें जो कवक तंतु हैं वो विरलता से व्यवस्थित होते हैं और ढीले ढाले तंतु होते हैं। तो ये एक ढीली ढाली लेयर है जिसको सब हाइमेनियम कहते हैं। तो ये भी एक बंध्य परत है। उसके बाद फिर हाइमेनियम की बात करें तो हाइमेनियम के 2 मुख्य घटक होते हैं। एक तो होता है बेसिडियम और दूसरा होता है पैराफाइसिस। तो बेसिडियम और पैराफाइसिस जो है वो एकांतरित रूप से उपस्थित होते हैं। इसका मतलब पैराफाइसिस बेसिडियम बेसिडिया के बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे। पैराफाइसिस क्या है? ये बंध्य कवक तंतु होते हैं जो जल को अवशोषित कर लेते हैं और नमी बनाए रखने का काम करते हैं। बेसिडियम की बात करें तो इसमें बाहर की तरफ 4 बेसिडियो बीजाणु जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो ये है अनुप्रस्थ काट एक गिल का या पाइलियस का। तो इस तरह से ये दूसरी फलन काय है जो लैंगिक जनन के पश्चात बनती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। उसके बाद हम बात करेंगे क्लैंप कनेक्शन की। क्लैंप कनेक्शन क्या होते हैं? तो जो बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग है उसके कवकों के अंदर हमें क्लैंप कनेक्शन देखने को मिलते हैं। केवल अगर हम रस्ट कवकों को छोड़ दें, रस्ट कवकों में क्लैंप कनेक्शन नहीं होंगे, बाकी शेष सभी कवकों में आपको बेसिडियोमाइसीटीज के सभी कवकों में क्लैंप कनेक्शन देखने को मिलेंगे। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें जो द्वितीयक कवक जाल है उसका अगर हम एक कवक तंतु ले लें तो उसको द्वितीयक कवक तंतु बोलेंगे। अब द्वितीयक कवक तंतु है तो इसकी हर एक कोशिका कैसी होगी? द्विकेंद्रकीय होगी। हर एक कोशिका में 2 केंद्रक आप लोग देख सकते हो। अब इसकी जो शीर्षस्थ कोशिका है ये एक पार्श्व ट्यूब की सहायता से विभाजित होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग में जो द्वितीयक कवक जाल है या द्वितीयक कवक तंतु है उसमें शीर्षस्थ वृद्धि होती है। इसका मतलब केवल शीर्षस्थ कोशिका ही विभाजन करेगी, जो बीच वाली या नीचे वाली कोशिकाएं हैं वो विभाजन नहीं करती हैं। तो शीर्षस्थ कोशिका में एक पार्श्व ट्यूब बनती है। तो आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर इस तरह से, और इसके शीर्षस्थ कोशिका के जो दोनों केंद्रक हैं उनमें से एक केंद्रक इस पार्श्व ट्यूब के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद फिर इन केंद्रकों के अंदर समसूत्री विभाजन होता है जिससे कुल 4 केंद्रक जो है इन कोशिकाओं में बन जाते हैं। फिर उसके बाद पट्ट का निर्माण होता है। अब पट्ट का निर्माण इस प्रकार से होता है कि 2 कोशिकाएं तो हैं वो तो एक केंद्र की रह जाती हैं, और
एक कोशिका जो है वो द्विकेंद्रकीय रहती है। तो इसमें से जो पार्श्व ट्यूब वाली कोशिका थी उसको क्लैंप कोशिका के नाम से जाना जाता है, उसमें केवल एक ही केंद्रक है। इसके अलावा एक आधारीय कोशिका होती है जिसमें एक ही केंद्रक जो है वो होता है। अब ये जो क्लैंप कोशिका है ये मुड़ जाती है और मुड़कर आधारीय कोशिका के साथ जाकर मिल जाती है और साथ में इस क्लैंप कोशिका का जो केंद्रक है वो भी आधारीय कोशिका में चला जाता है। तो इस तरह से दो कोशिकाएं जो है यहाँ पे बन जाती हैं, दोनों की दोनों कोशिकाएं द्विकेंद्रकीय होती हैं। अब ये दोनों कोशिकाएं जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक क्लैंप नुमा संरचना की सहायता से जुड़ी हुई होती हैं और इसी को ही हम बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो क्लैंप कनेक्शन है ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है और लेकिन एक उभार के रूप में ये अभी भी कोशिका के ऊपर रह जाता है। तो ये आपको हर एक कोशिका के साथ या हर एक दो कोशिकाएं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं उन पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पे क्लैंप कनेक्शन बना था। तो इस तरह से हमने शुरुआत की थी केवल दो कोशिकाओं से, लेकिन जब कोशिका विभाजन पूरा हुआ तब हमारे पास तीन कोशिकाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये है क्लैंप कनेक्शन जो कि बेसिडियोमाइसिटीज के ज़्यादातर कवकों के अंदर जब द्वितीयक कवक जाल या द्वितीयक कवक तंतु वृद्धि करता है तो उसमें केवल शीर्षस्थ कोशिका विभाजन करती है, तो उसमें हमें ये क्लैंप कनेक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कवकों के वर्गीकरण की। तो शुरू में जो मैंने वर्गीकरण करवाया था वो एलेक्सोपोलस के द्वारा दिया गया था 1962 ईस्वी के अंदर, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल सा या साधारण सा वर्गीकरण था। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके डिटेल में जो वर्गीकरण है उसके बारे में। तो एलेक्सोपोलस ने एक और वैज्ञानिक के साथ मिलकर मिम्स जिसका नाम है, इन दोनों ने 1979 के अंदर ये जो वर्गीकरण है वो दिया था। एक संस्था है ICBN, इसका फुल फॉर्म या पूरा नाम आपको बताना चाहिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इस संस्था ने कुछ रूल्स बनाए हैं, अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग सफिक्स बनाए हैं या अनुलग्न बनाए हैं अलग अलग रैंक के लिए। तो कवकों के लिए अगर अपने रूल्स की बात करें तो कौन कौन से अनुलग्न हैं अलग अलग रैंक के लिए उसकी बात करेंगे। तो कहते हैं कि अच्छा, अनुलग्न क्या होता है, जो किसी शब्द के पीछे लगता है उसको अनुलग्न बोलते हैं। अब प्रभाग अगर है कवकों में तो उसमें शब्द के पीछे माइकोटा लगा होगा, उपप्रभाग है तो शब्द के पीछे माइकोटीना लगा होगा, वर्ग है तो शब्द के पीछे माइसिटीज लगा होगा, उपवर्ग है तो शब्द के पीछे माइसिटिडी लगा होगा, गण है तो शब्द के पीछे एल्स लगा होगा, कुल है तो शब्द के पीछे एसी लगा होगा। तो इस तरह से ये अनुलग्न है अलग अलग रैंक के लिए। अब अपने शुरू करते हैं इसका वर्गीकरण जो है। तो एलेक्सोपोलस और मिम्स ने सभी कवकों को एक जगत में रखा जिसका नाम दिया उन्होंने माइसिटी। अब माइसिटी को उसने तीन प्रभागों में विभाजित किया। तो अब ये तीन प्रभाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रभाग आता है जिम्नोमाइकोटा, दूसरा प्रभाग है मैस्टिगोमाइकोटा और तीसरा प्रभाग है एमेस्टिगोमाइकोटा। सबसे पहले जिम्नोमाइकोटा। जिम्नो का मतलब होता है नगन। अब नगन का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इनमें कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित होती है। इसका मतलब कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली तो उपस्थित होती है लेकिन उसके चारों ओर जो कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है। और ऐसे कवकों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है प्लाज्मोडियम। तो ऐसे कवक जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है प्लाज्मोडियम कहलाता है। दूसरा जो प्रभाग है वो आता है मैस्टिगोमाइकोटा। अब मैस्टिगोमाइकोटा की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे मैस्टिगो शब्द का अर्थ है कशाब। इसका मतलब यह है कि इन कवकों में जो कशाब हैं वो जनन संरचनाओं पर उपस्थित होते हैं। जनन संरचनाएं मतलब चल बीजाणु हो सकता है या युग्मक हो सकते हैं, तो उन पर कशाब उपस्थित होते हैं। इसका मतलब वो चल होते हैं या गतिशील होते हैं। उसके बाद तीसरा आता है एमेस्टिगोमाइकोटा। यहाँ पे ए का मतलब है अनुपस्थित, मेस्टिगो मतलब कशाब। तो ऐसे कवक जिनमें ना तो पादप शरीर पर कशाब होते हैं और ना ही उनकी जनन संरचनाओं पर कशाब होते हैं, यानी उनमें कशाब पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं या ये कशाब रहित होते हैं, तो ऐसे कवकों को एमेस्टिगोमाइकोटा प्रभाग में रखा गया है।